हाँ, तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे कि उसकी आर्थिक स्थिति की बात करें। अब आर्थिक स्थिति की बात करने में मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति, अब जब हम आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो आर्थिक स्थिति में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे बड़ा जो इनका आय का स्रोत है किसका, मौर्यों का। अब या मौर्यों का कहें या फिर हम पूरे प्राचीन भारत का कहें, सभी का आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व ही है। भाई भूमियों से जो कुछ मिलता था वही है, यानी इनकी जो आय का स्रोत है, मुख्य स्रोत किसी भी जो मेन सोर्स है इनकम का राजाओं की, वो क्या है, भू राजस्व। यानी जो भी भू राजस्व मिलता है उसी को माना गया। अब ये भू राजस्व बोला जाता है कितना था मौर्यकालीन की अगर हम बात करें तो हमें याद हो एक अभिलेख की बात हमने की, एक अभिलेख हमने बात की थी जिसका नाम था लुम्बिनी या रुम्बनदई, याद आया। उस लुम्बिनी या रुम्बनदई अभिलेख में यह लिखा है, उसको अशोक का आर्थिक अभिलेख बोलते हैं, कि अशोक ने जब 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तो उसने अपने उस क्षेत्र का टैक्स कर जो था 6 से कितना कर दिया था, 1/8। तो हम इस आधार पर यह मान सकते हैं कि मौर्यों के समय जो टैक्स था वो कितना था, 1/6। ये माना जा सकता है। हाँ, तो यानी भू राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व था और इसकी दर क्या थी, दर दर कितनी थी, कुल उपज का 1/6वां भाग, ये भू राजस्व के दर थी। क्लियर बात। तो हमें ये चीज पता लग गई भाई, मुख्य स्रोत भू राजस्व था और इसकी दर कितनी थी, 1/6। और इसका हमें प्रमाण भी है। तो क्या एक ही देखो, इसके अलावा भी भू राजस्व के अन्य स्रोत भी थे, जिसमें आयात कर, निर्यात कर, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कुछ व्यापारियों पर कर लगाए जाते थे, तो ये अन्य स्रोत भी कर थे, अलग अलग प्रकार के कर भी थे। दूसरा, अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र है किसकी, कौटिल्य की। अर्थशास्त्र में एक शब्द मिला, उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति वार्ता थी। हाँ, एक उन्होंने शब्द यूज किया, कौन सा, वार्ता। किसने, चाणक्य ने, वार्ता। इस वार्ता शब्द में जुड़ा क्या क्या था, उन्होंने वार्ता शब्द में क्या जोड़ा हुआ था, पशुपालन, कृषि तथा प्लस व्यापार, इन तीनों को मिलाकर उन्होंने क्या कहा है, वार्ता। यानी जो मुख्य स्रोत या मौर्य काल में जो मुख्य स्रोत चल रहे थे वो क्या थे, सब वार्ता थे। अब वार्ता का मतलब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा कि जो पशुपालन है, कृषि है और व्यापार है, इन सबको सम्मिलित रूप से उन्होंने क्या कह दिया, वार्ता कहा है। ठीक। दूसरा, इनके पास जो बड़े बड़े, हमने एक चीज पढ़ी थी, दक्षिणा पथ, उत्तरा पथ, इन्होंने बड़े बड़े 4 रास्ते बनाए, किसके लिए, टैक्स के लिए। क्योंकि जो उनको टैक्स मिलता था, पथ कर जो होता था, यानी चुंगी कर हो गया, या जो रोड सड़क पे जाते हैं उसके टैक्स हो गए, जो टोल टैक्स वगैरह ये सब बोलते हैं, इनके लिए इन्होंने 4 पथ बनवाए थे, 4 बड़े बड़े रास्ते, 4 प्रमुख रास्ते बनवाए जिनसे ये लोग टैक्स वसूलते थे। तो कुछ इनकी शब्दावलियां हैं, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ की कुछ शब्दावली, लिख लो भाई कुछ, फिर हम आगे बात कर लेंगे। देखो, सीता किसको बोलते थे, जैसे भूमि, अब देखो सीता, सीता क्या होती थी, सीता भूमि, एक कर भी है। पहले हम सीता शब्द के लिए बात करें, सीता भूमि, सीता भूमि ऐसी होती थी, या सीता जो राजा के द्वारा नियंत्रण में भूमि होती थी, उसको क्या कहा गया, सीता भूमि। यानी राजा के नियंत्रण में, या राज्य कह सकते हैं, राज्य के नियंत्रण की भूमि।
अगर भूमि के प्रकार की बात करें, दूसरी एक प्रकार की हमें भूमि मिलती है भाग। ये कैसी थी? निजी भूमि। आजकल हम भी देखते हैं ना, एक सरकारी भूमि होती है, सरकारी फैक्ट्री, दूसरी कैसी होती है? निजी फैक्ट्री। तो जो निजी फैक्ट्री या निजी जो जमीन होती थी उसको क्या कहा गया है? भाग कहा गया। लिखो अब एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लिखो। मौर्य काल में, मौर्य काल में व्यापार करने के लिए चार प्रमुख सड़कों का निर्माण किया गया। निर्माण किया गया जिनमें लिखो उत्तरापथ। पहली सड़क लिखो उत्तरापथ। कहां से कहां तक जाती थी जो उत्तरापथ थी? ताम्रलिप्ति। एक बंदरगाह है ताम्रलिप्ति, बंगाल के क्षेत्र के पास पड़ता था। ताम्रलिप्ति से पुरुषपुर, पेशावर, एक ये रास्ता था इनके व्यापार का। एक दक्षिणापथ था, एक उत्तरापथ लिख लो, एक दक्षिणापथ लिख लो। ये कहां जाता था? श्रावस्ती। श्रावस्ती कौन? ताम्रलिप्ति, हाँ बंगाल के क्षेत्र में। हाँ बता दे, कभी 2 मिनट में ही बता दे, पहले लिख ले। अभी पेशावर अभी बता दे रहे, 2 मिनट रुक गया, सारे मैप में दिखा दे रहे अभी। श्रावस्ती, श्रावस्ती से कहां जाती थी? प्रतिष्ठान। हाँ, श्रावस्ती से प्रतिष्ठान। क्लियर? अगली तीसरी सड़क कौन सी थी? दो तो ये हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी। भ्रग कच्छ। अभी सब बताएंगे। भ्रग कच्छ, भ्रग कच्छ से कौशाम्बी। और चौथी सड़क जो थी जो जाती थी चंपा से वैशाली तक। चंपा से कहा जाती थी ये? वैशाली। अब एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ इसको पूरा कंप्लीट कर ले हम लोग, फिर इसमें हम सारी चीजें बता रहे हैं। लिखो अगर एक पॉइंट लिखो। मौर्यों के समय, मौर्यों के समय व्यापार का प्रमुख उद्योग सूत काटना था। क्या था? सूत काटना था। यानी मेन उद्देश्य क्या था? अरे सूत काटना कहें या फिर इसको क्या कह सकते हैं? वस्त्र उद्योग। भाई अगर शॉर्ट फॉर्म में सूट काटने की जगह थोड़ा सा अच्छा कर दे तो क्या बन जाएगा? वस्त्र उद्योग। अगला पॉइंट लिखो। राज्य ने दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था, या राज्य की तरफ से दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। यानी इससे क्या पता लग रहा है हमें? कि वहां पर दास प्रथा थी। नेक्स्ट पॉइंट एक लिख लो। देखो राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से कर थे?
कर। कुछ कर ऐसे हैं जो याद रखने हैं। प्रलय, क्या प्रलय? प्रलय क्या था? लिख लो, आपातकाल में लगाया जाने वाला कर। और ये ऐसा कर था कि राजा अपने राज्य के टाइम में कोई भी शासक एक ही बार लगाता था। मतलब जैसे अशोक शासक बने तो एक बार कभी भी वो लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हर बार कर वसूलते ही जा रहे हैं आपातकाल के नाम पर। हर शासक केवल एक बार लगाता था अपने राज्य में दौरान। अगर दूसरे बात करें, प्रवेश, प्रवेश प्रवेश क्या होता था? आयात कर, यानी आप आ रहे हैं। पहले लिख लो, फिर सब समझाते हैं। निर्यात कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेगार कर, सेतु, चरागाहों पर कर, उदैक भाग, सिंचाई कर, फिर वही ऊपर भूमि के हिसाब से सीता, सीता कर जो होता था वो किस पे होता था? भू राजस्व कर, यानी राजकीय भूमि पर कर। और क्या, हाँ आज भी लगता है। सीता कर। अगला नेक्स्ट बात करें, अभी हमने पढ़ा था भाग, निजी भूमि पर कर। ये क्या होते थे? निजी भूमि पर कर हुआ करते थे। क्लियर बात? अब इनमें जरा एक मिनट के लिए हम एक चीजें जान लें, पूरी की पूरी चीजें, फिर हम कुछ और शब्दावलियां लिखा देंगे कि इसी कृषि या वगैरह से जुड़ी हुई हैं, उनकी भी बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। बस पहले ये समझ लें थोड़ा। देखो, वार्ता शब्द यूज किया उन्होंने कहा कि राज्य का मुख्य जो आधार था वो क्या था? वार्ता था। और वार्ता का उन्होंने ये कहा कि वार्ता में तीन चीजें सम्मिलित थी, पशुपालन, कृषि और व्यापार। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? वार्ता। किसने? चाणक्य ने। फिर उन्होंने कब बताया इसका? तो उन्होंने इससे पता लगता है कि हमें आय का जो मूल स्रोत था वो क्या था? भू राजस्व। हर किसी का ही रहा है, जितने मध्यकालीन जितने प्राचीन सॉरी जितने भी शासक हुए उस समय तक, सबका मेन ज्यादातर क्या रहा है? भू राजस्व ही। और दर का पता हमें लग जाता है लुम्बनदेही अभिलेख से कि 1/16। क्लियर? तो सॉरी 1/6 भाग जो लगता था टैक्स के रूप में। फिर उन्होंने कहा कि भूमि भी दो प्रकार की होती थी। उन्होंने बता दिया भाई भूमि कितने प्रकार की होती थी? दो। एक सीता भूमि, दूसरी भाग भूमि। सीता भूमि वो होती थी जो राज्य के नियंत्रण की भूमि होती थी। अब देखो, राज्य के नियंत्रण की जो भूमि है यानी राजकीय भूमि है, इस पर टैक्स भी कौन सा लगा है?
क्लियर। और जो निजी भूमि होती थी उस पर कौन सा टैक्स लगा है, भाग। फिर उन्होंने कहा कि भाई अलग अलग प्रलय, ये ऐसा एक टैक्स था जो राज्य में एक बार लगाया जाता था कि आपातकाल कभी आएगा। जैसा कि हमने पढ़ा है जैन ग्रंथों के आधार पर कि चंद्रगुप्त के समय एक अकाल पड़ा, और फिर हम उसके प्रमाण के तौर पर जब जाते हैं तो हमें सहगौरा और महास्थान से दो ताम्र लेख प्राप्त होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि राज्य ने भूमि अनुदान के लिए एक सामुदायिक एक कोष बनाया था जिसमें वो धन इकट्ठा करते थे, किसके लिए, आपातकाल के लिए, और फिर उसको उस समय बांटते थे। तो एक ऐसा कर मिला। फिर अगर आप उनके राज्य में प्रवेश करते हैं कुछ वस्तु लेके तो क्या बनेगा, प्रवेश कर, आयात बन गया, मतलब कोई वस्तु लाना क्या, आयात। जब आप बाहर ले जाते हैं निष्काय बन गया, आप बाहर लेके जाना है, निष्कासित होना मतलब बाहर निकल जाना कोई चीज। विष्टि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ये इंपॉर्टेंट डालो। विष्टि, विष्टि होता था बेगार, यानी बिना पैसे के किसी से काम करा लेना, मतलब किसी को मजदूरी नहीं दे रहे, बिना मजदूरी दिए उससे काम कराना, टैक्स क्या कहलाता था, बेगार। जैसे मान लो राज्य है, राजा है, तो राजा ने कहा कि भाई इस गांव वाले लोग ये काम करेंगे, इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इस टाइप का जो कर टैक्स बोला गया उसको क्या बोला गया, वर्ड विष्टि, ठीक, विष्टि बोला जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको दो तरीके से, दक्षिण भारत में इसको क्या कहते थे, उत्तर भारत में क्या कहते थे, किस समय क्या कहा गया, ये हर बार क्वेश्चन रहता है। जैसे दक्षिण भारत में इसी विष्टि को वेट्टी कहा गया है, दक्षिण भारत में है यही, बेगारी, बिना पैसे जबरदस्ती श्रम कराना। फिर बताया गया सेतु, यानी जोड़ने के लिए चारागाहों पर ले लिया। उदय भाग, सिंचाई कर, उदय भाग क्या था, सिंचाई कर। अब इन सबको टैक्स कहां सबसे ज्यादा मिल सकता था, व्यापारिक टैक्स तो कहां मिलेगा, सड़कों पर, जो रास्ते होंगे। ऐसा तो था नहीं पहले तरीका आ जाए हर गली में रोड बनी है, तो पहले क्या होता, मुख्य रास्ते होते थे, उन्हीं से लोग जाते थे। तो इन्होंने 4 रास्ते बनवा रखे थे। अपनी एनसीईआरटी इसी तरीके से एक्सप्लेन करती है कि जो राजाओं की आय का मुख्य स्रोत था वो क्या थे, बड़े बड़े रास्ताओं पर उन पर ही टैक्स लगा के वहीं पर वसूली की जाती थी। इसीलिए शासक का मेन उद्देश्य होता था कि इन्हीं रास्तों पर नियंत्रण स्थापित करना, जिसका बड़ा एग्जाम्पल हम आगे भी देखते हैं कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो उन्होंने ये कहा कि भाई उत्तरापथ एक सड़क बनी जो ताम्र लिप्ति, ये ताम्र लिप्ति द्वारा, ये है, ये बंगाल का क्षेत्र है, ठीक, इस बंगाल के क्षेत्र में यहां पर पड़ता है कौन सा, ताम्र लिप्ति। यहां से लेकर और ऐसी ये सड़क जाती थी, यहां से लेकर ये पाटिलपुत्र पटना होते 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 ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो पेशावर आजकल का है इसको क्या बोला जाता है, पुरुषपुर, पहले पुरुषपुर, आज का क्या है, पेशावर। क्लियर। इसी को, यही जो सड़क है ये उत्तरापथ है, ये सबसे बड़ी सड़क है। और ये जो उत्तरापथ सड़क है यही आगे चल के जब शेरशाह सूरी ने, ध्यान रखना, शेरशाह सूरी ने फिर से इसको रिनोवेट कराया, ठीक, और फिर ग्रांट ऑकलैंड एक वो था गवर्नर, उसके समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था ग्रांट ट्रकन। ग्रांट ट्रकन ने इस रोड को और व्यवस्थित कराया, इसीलिए इसका नाम पड़ता है जीटी रोड। हाँ, ये इतनी प्राचीन है कि इस समय अशोक के समय उत्तरापथ थी, आज भी ऐसी ही है, उत्तरापथ थी, ठीक। फिर शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया, शेरशाह की सूरी के बाद फिर ग्रांट ट्रकन अंग्रेज थे, उनके नियंत्रण में इसकी फिर से इसको सही किया गया, रिनोवेट किया गया। उसी के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया, ग्रांड ट्रकन रोड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीटी रोड कहते हैं। क्लियर बात। अब देखो ऐसी तरीके से यहां पर यह पड़ता है श्रावस्ती का क्षेत्र, यहां से लेकर इसकी तरफ जाते हुए यहां नीचे तक, कहां तक, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान पड़ता महाराष्ट्र में। ये यहां तक एक ऐसी रोड बनी हुई थी जो इस वाले क्षेत्र को कवर करती थी पूरा। कौन सा, श्रावस्ती तो उत्तर प्रदेश, हाँ, यहां से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से लेकर इधर से होती हुई
ये इधर वाला क्षेत्र कवर करती हुई ऐसे जाके कहाँ थी, यहाँ पर महाराष्ट्र। प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता नीचे। फिर एक भृगुकच्छ से कौशाम्बी थी। ये अगर ये वाला क्षेत्र देखो, यहाँ पर एक जो बंदरगाह है जिसको बाद में भड़ौच, बेरी गाजा, भृगुकच्छ, ये सब नाम उसी के हैं, यहाँ पड़ता है। ठीक, यहां से एक सड़क थी ऐसी जाती हुई कौशाम्बी के लिए। ये एक सड़क ऐसी है, एक सड़क ऐसी है, और फिर एक सड़क थी चंपा से वैशाली, ये पड़ता है चंपा। ठीक, और चंपा से वैशाली इधर की तरफ मूव करती थी, ऊपर की तरफ। तो ये चार बड़ी सड़कें थी, जहां जहां पर ये प्रमुख सड़कें थी। तो ये इनके प्रकार था। अब कुछ एक आध पॉइंट लिखो शब्दावली का, इसी में लिख लो क्योंकि वो इसी से लगभग जुड़ी हुई है। प्रमुख शब्दावली, शब्दावली लिख लो भाई। कुछ नाम लिखाएंगे जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट नाम होंगे, लिख लो। करीस, 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 करीस क्या था? करीस किसे कहा जाता है? गोबर की खाद। हाँ, ठीक। एक लिख लो हिरण्य, ये बाद का वर्ड है, खैर उस टाइम का नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं हम लोग। ये सेम नाम रहेगा हमेशा। एक तरीके से नकद कर था, जो नकद के रूप में दिया जाता था। ठीक, एक वर्ड यूज होता था सीता। सीता, ये क्या था? सीता, देखो सीता के अलग अलग नाम सब, लेकिन सारे रिलेटेड किससे रहेंगे? भूमि से ही। हमने बताया था भूमि से क्यों, क्योंकि सीता की उत्पत्ति भूमि से मानी गई। सीता माना जाता था जो हल से बनी हुई नाली होती थी, उसको इस समय सीता वर्ड यूज किया गया। जैसे हर खेत देखा है, खेत में क्या होता है, ट्रैक्टर पहले बैल चलते थे, ट्रैक्टर है तो चले जाते, बीच में नाली टाइप की बन जाती। ठीक, उन्हीं को बोला जाता था क्या, सीता। लिखो हल से बनी नालियां। हल से बनी नालियां। ठीक, अगला लिखो सीर। सीर, सिर क्या होता था? जो हल होता था उसका जो आगे वाला नुकीला भाग है जिसको फाल बोला जाता है, वो। भाग। अगला एक वर्ड लिखो श्रेणी। श्रेणी, श्रेणी क्या होती थी? श्रेणी दो तरीके की है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में दो तरह की श्रेणियों की बात की गई। ये भी इसी से जुड़े शब्द हैं आर्थिक। श्रेणियां वो होती थी, दो प्रकार की श्रेणियों की बात की गई है किसमें, एनसीईआरटी के हिसाब से, कि व्यापारियों का एक समूह श्रेणी कहा गया, दूसरा शिल्पकार जो थे उनके समूह को भी क्या कहा गया, श्रेणी। लिख लो श्रेणी, व्यापारियों तथा व्यापारियों तथा तथा शिल्पकारों के समूह। निगम,
निगम, ये भी एक तरीके से क्या था, व्यापारियों का समूह था। बस फर्क ये है, ये थोड़े से उच्च व्यापारी होते थे, नगर नगर में पाए जाते थे। निगम, हाँ, उच्च व्यापारियों का समूह लिख लो। अब श्रेष्ठी उसमें डिफरेंस फिर क्या हुआ, चलो भी बताते हैं सब में। संघ क्या था, संघ, संघ उसे बोला जाता था जो व्यापारियों का एक समूह होता था, उसको क्या बोल देते थे, संघ। फिर एक वर्ड मिलता है हमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वार्थवाह। इस वर्ड को बुकों के बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये शब्द कंफ्यूजिंग शब्द है ये, ठीक, लेकिन फिर भी इसको बड़े ध्यान से याद रखना है। एक, अब देखो पूरी चीज समझाए तब तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। बुकें तुम्हें कंफ्यूज करेंगी, नॉर्मल बुक या छोटी बुकें जब आप पढ़ेंगे तो इनमें कंफ्यूजन है इस शब्दों को लेकर। पर एक होते थे सार्थ, सार्थ वगैरह, ये क्या होते थे, एक, नहीं, ये एक समूह था व्यापारियों को जो व्यापार करने विदेश जाता था। यानी राज्यों के बाहर जो व्यापार करते हैं व्यापारी, तो एक होते हैं स्थानीय, दूसरे क्या होते हैं इधर से उधर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो विदेशों तक व्यापार करते हैं। तो सार्थ वो व्यापारी थे जो राज्य के बाहर व्यापार करते थे, यानी विदेशी जो व्यापार कर सकते हैं, यानी राज्य के बाहर मतलब या नगर के बाहर एक दूसरे नगरों में जाके व्यापार करने वाले थे। इनका एक समूह था, और उस समूह का जो प्रमुख था उसको कहा जाता था सार्थवाह। समझ गए, ये स्थानीय नहीं होते थे, ये वो होते थे जो मतलब कानपुर का कोई व्यापारी है, ठीक, कानपुर का एक व्यापारी व्यापार करने के लिए कहां से कर रहा है, बंबई से कर रहा है। तो अब अकेले उसका माल आए, उसने क्या कर लिया, एक समूह बना लिया कि भाई सभी लोग चलेंगे। भाई दूर दूर तक उस टाइम में तो ऐसा तो था नहीं कि सब व्यापार करने घोड़े वोड़े लेके जाते थे दूर तक, तो सब क्या होते थे, उन सभी व्यक्तियों को सार्थ कहा गया, और जो उनमें प्रमुख बनाया गया उसे क्या कहा गया, सार्थवाह। तो ये सार्थवाह कहलाते थे। और इनके लिए जो कानून बना लेते थे क्या कहा गया, समय, उनको समय कहा गया कि हमारे ये कानून है, जिनको समय बोल दिया गया उन्होंने। समझ में, ये सारे शब्द ऐसे भी आके जाके, जैसे श्रेणी है, ये समूह है, ऐसे एक वर्ड आता है श्रेष्ठिन, श्रेणियों का प्रमुख, समझ गए, श्रेणी समूह, उनका एक प्रमुख होगा, क्या बन गया, श्रेष्ठिन। बड़ी बड़ी इनके काम क्या होते थे, यानी कच्चा माल, जिनके पास कच्चा माल नहीं उनको कच्चा माल देना, जिनके पास जिनको प्रशिक्षण नहीं कैसे बनाया जाए उनको प्रशिक्षण देना, उनके तैयार माल को बेचना, ये सब काम इनके ही थे। देखो, विदेश व्यापार करने वाले व्यापारियों को सार्थ, सार्थ या ऐसे लिख लो सार्थ, आगे लिख लो विदेश व्यापार करने वाले व्यापारी। विदेश, विदेश का शब्द का मतलब क्या है, जानते हो विदेश शब्द का अर्थ क्या है अभी तक? विदेश शब्द का अर्थ यह है कि एक गांव या एक नगर का व्यक्ति दूसरे नगर के लिए विदेशी है। यह नहीं है कि भाई अमेरिका का भारत के लिए विदेशी है, इस समय वैसे वाले विदेशी हैं। तो क्या कराता था, सार्थ। देखो, बाहर में आप, अच्छा, सार्थों के समूह का मुखिया या सार्थवा पहले डाल लो, उसके आगे लिख लो सार्थों के समूह का मुखिया, तुम्हें ऐसे मिल जाएगा, या फिर ऐसे कहेगा सार्थवा कौन थे, तो ये क्या था, एक मुखिया था जो विदेश व्यापार करने जाते थे उन व्यापारियों का। तो विदेशी समझ गए, विदेशी वस्तु का नाम, विदेशी शब्द का मतलब क्या है, सार्थवाह। समय क्या था, नियम कानून, व्यापारियों के नियम कानून क्या कहलाते हैं, समय,
अरे समय तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है, वो सब इसी वाले में थे। ये वाला भी चाहो तो एक वर्ड लिख लो, लिख लो। किसका है? श्रेणियों का प्रमुख, उसको श्रेष्ठन कह देते थे। क्लियर? बताओ, कोई डाउट? आर्थिक स्थिति खत्म, नेक्स्ट बात करते हैं। और क्या इसमें आर्थिक स्थिति है, बस सामाजिक स्थिति आ जाए। एक बार पढ़ लो, और एक बार ये पढ़ने के बाद ये हमेशा लगभग प्राचीन भारत में सेम चलती, समझ में आ गई? जैसे सीता शब्द हमेशा जमीन के लिए उपयोग होगा, यानी मोस्टली ऑफ द टाइम सेम रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा दक्षिण भारत जाएंगे तब अंतर होता है। जैसे जैसे अपने यहाँ ये देखो इतना फर्क होता है, जैसे अपने यहाँ सीता बोल दे रहे थे भूराजस्व को, दक्षिण भारत में जाएंगे कदमई बोल देंगे। लो, कठिन शब्द हो गया, हो गया कठिन शब्द। तो इसी वजह से ये दिक्कत होती है मैम, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में। हाँ, भाषा एक्चुअली में इसका कारण एक और है, ये वाली जो इस वाली सीमा को जल्दी कोई पार नहीं करते थे, तो यहाँ की संस्कृति पहले उत्तर भारत दोनों की अलग अलग थी। कहा जाता है कि संगम युग के समय, अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये संगम एज, संगम युग के समय अगस्त ऋषि उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत ले गया। इसलिए कहा जाता है ना, अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया। मैं कहावत नहीं सुना, अगस्त ऋषि ने तीनों समुद्र का पानी पी लिया था, समुद्र पी लिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो यहां से यहां संस्कृत ले गया, 1 2 3 समुद्र मिल गया इधर, इसीलिए। हाँ, खैर, अब आते सामाजिक व्यवस्था। आर्थिक पढ़ ली, प्रशासनिक, अब आओ सामाजिक। देखो, एक बार सारी चीजें सही से पढ़ते जाओ, फिर कभी पढ़ने की जरूरत है नहीं। सामाजिक व्यवस्था। अब सामाजिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो हमारे दो व्यक्ति ध्यान रखने हैं। एक तो व्यक्ति है जिसका नाम है इंडिका वाला मैगस्थनीज, और दूसरे है अर्थशास्त्र वाले कौटिल्य चाणक्य। तो इंडिका क्या कहती है, वो क्या कहते हैं, दोनों को हम एक साथ समझेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे। पहली चीज हम बात करते हैं इसमें, लिखो, मैगस्थनीज के अनुसार मैगस्थनीज ने मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। उसने 7 भाग बताए कि भारत में 7 प्रकार के लोग हैं। उन्हें लोगों की श्रेणियां कैसी बना दी? 7। उसमें भी कौन से 7 प्रकार लिखो, जिनमें पहला दार्शनिक तथा अंतिम मंत्री रथ थे। 7 श्रेणियां बताई, जिसमें पहले किसको रखा? दार्शनिक लोगों को, यानी उच्च विद्वान लोगों को जो थे। अंतिम देखो, पहले क्या है? दार्शनिक, और अंतिम क्या है? मंत्री। तुम अभी बोला, तुम लोग भूल जाते हो। मंत्री, यानी 7 श्रेणियां बताई, जैसे उसमें कृषक थे, व्यापारी थे, दार्शनिक के बाद क्षत्रियों को रखा, इन सबको शासन करने वाले, इस हिसाब से उसने बांटा। और सबसे ज्यादा किसको माना? दार्शनिक को पहले नंबर पे माना, और दूसरे लास्ट में माना किसको? मंत्रियों को। ये तो इन्होंने बताई। दूसरा, अर्थशास्त्र बड़ व्यवस्था का प्रचलन करती है। लिख लो पहले, अर्थव्यवस्था ने क्या बताया? अर्थशास्त्र ने
कि भाई वर्ण व्यवस्था थी। ये देखो रोशनी ऑनलाइन देख रही है। क्या थी? वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। रोशनी मोबाइल में चमक रही है। लिखो कुछ पॉइंट, सारे सीधे सीधे पॉइंट लिखो। कुछ पॉइंट में सीधे लिखो। देखो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विभाग, अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विभाग, विभाग, हाँ 8 प्रकार के विवाह तथा 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। एक साथ जोड़ दिया, वरना ये दो अलग अलग सेंटेंस हमारे होते हैं। 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया। देखो 8 प्रकार के तो विवाह बताए, जिसमें 4 अच्छे होते हैं और 4 बेकार माने जाते हैं। ये खैर हमें वैदिक पीरियड में भी मिलता है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं जिनमें 4 अच्छे होते हैं और 4 खराब माने जाते हैं। ठीक, आज विवाह के बहुत से प्रकार। इन्होंने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। इसका मतलब ये इंडिकेशन साफ कर रहा है कि दास प्रथा प्रचलित थी। क्लियर। दूसरा, इन्होंने कहीं पर भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया। लिखो अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। इन्होंने भाई सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। अगला पॉइंट और लिखो, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, यानी स्त्रियों के पास क्या थे? कुछ अधिकार भी थे। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। अब स्त्रियां भी देखो, उन्होंने क्या था? स्त्रियां अच्छी थी, स्त्रियों को क्या है? स्त्री तथा पुरुष दोनों लोग क्या ले सकते थे? तलाक ले सकते थे। और ये दोनों तलाक ले सकते थे। और चाणक्य ने तो इसे क्या कहा है? मोक्ष। तलाक को क्या कहा है? मोक्ष कहा है। कि भाई चलो बहुत सागर पार हो गए, हमारी हुई नहीं, दूसरे की टूट जाए, बहुत खुश। तो उन्होंने नहीं, खैर इन्होंने अभी हम आगे पॉइंट कराने जाने, उनमें समझो भी। तो इन्होंने कहा कि सती प्रथा नहीं थी। अब इसके उल्टे चलते हैं मैगसनी साहब के पास। इन्होंने अपनी इंडिका में लिखा कि उस समय, या यूनानी लेखकों ने लिखा कि उस समय भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। लिखो, यूनानी लेखकों के अनुसार, यूनानी लेखकों के अनुसार भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। परंतु, उसी में लिखना, आगे जोड़ देना, वर्ड पूरा बन जाए। परंतु दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। यूनानी कह रहे हैं कि सती प्रथा तो था, लेकिन दास प्रथा नहीं थी। कौटिल्य साहब कह रहे हैं नहीं भैया, 9 प्रकार के दास थे, इनको हम खेती में भी लगवाते थे। पीछे हम लोग लिख चुके हैं आर्थिक स्थिति में। दासों किस में लगा दिया था? कृषि में। और यूनानी कह रहे नहीं, दास प्रथा नहीं थी, सती प्रथा थी। दोनों कंट्रास्ट, उल्टी बात है। ठीक। अब देखो भाई, एक पॉइंट वो भी चाहे जोड़ ले कि दोनों को क्या था? तलाक लेने की अनुमति थी, स्त्री हो या पुरुष, और उनको क्या कहा गया है? मोक्ष। कौटिल्य ने तलाक को मोक्ष कहा।
नेक्स्ट एक पॉइंट और, अब इनमें जो स्त्रियां थी उनको भी बांटा गया। एक थी गणिकाएं, एक थी रूप जीवा, तीसरी प्रकार की महिलाएं समरांगिणी। ये तीन प्रकार की महिलाओं का उल्लेख हमें आसान तौर पर मिलता है। बड़ा क्या ये इन समय की मेगास्थिनी जी कह लें या उस समय के जितने भी अन्य पुस्तकें हैं उनमें भी मिलता है। गणिकाएं क्या थी? वो थी जो राज्य द्वारा नियुक्त की जाने वाली या घोषित की जाने वाली, घोषित की जाने वाली घोषित की जाने वाली गणिकाएं वैश्याएं, वैश्याएं जो राज्य द्वारा होती थी। जैसे एक बहुत बड़ी गणिका का नाम मिलता है नगर वधु के रूप में, हमने बताया भी था तुम्हें, वैशाली आम्रपाली का नाम, तो वो राज्य घोषित कर देता था। दूसरी, स्वतंत्र रूप से वैश्या व्रत करने वाली महिलाएं क्या कहलाती थी? रूप जीवा। देख लो, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, रूप से वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं रूप जीवा कहलाते। ये क्या थे? रूप जीवा, नाम तो लिख ही चुके हो। ये क्या थे? स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं। क्लियर? नेक्स्ट, अब तीसरे एक प्रकार मिला, कौन सी? समरांगिणी। फोन किसके आते? फोन बहुत आता है। हाँ, सब आज थोड़ा सा स्पेशल डे की वजह से है। देखो इसको बंद कर दें थोड़ा, बाकी बाद में, अभी धन्यवाद समारोह बाद में। समरांगिणी, समरांगिणी कौन सी महिलाएं होती थी? समरांगिणी वो महिलाएं होती थी, अब देखो समझ लो, समरांगिणी वो महिलाएं होती थी जो राजाओं की सुरक्षा में, जो महिलाएं हथियारबंद महिलाएं लगाई जाती थी उनको समरांगिणी कहा गया। देखो, राजाओं की सुरक्षा में लगाएंगी हथियार रखने वाली महिलाएं, यानी इससे ये पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, यानी इसका क्या है, राजा को जो सबसे करीबी सुरक्षा देने वाली होती थी वो महिलाएं होती थी, जिनके पास क्या होते थे? हथियार होते थे। नहीं, चाणक्य की नीति है ये। पुरुष रहेंगे ना तो षड्यंत्र करेंगे, पुरुष रहेंगे तो षड्यंत्र करेंगे, महिलाएं षड्यंत्र कम करती हैं, महिलाएं केवल प्रपंच करती हैं। तो ये समरांगणी थी जो सुरक्षा में लगी हुई हथियारबंद महिलाएं होते नहीं। तो ये हमें मिल जाता सामाजिक। और देखो, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था का ये किसी ने नहीं कहा कि वर्ण व्यवस्था नहीं, महिलाओं की स्थिति बेहतर है, वर्ण व्यवस्था भी बनी हुई है, दोनों को तलाक लेने का अधिकार है, अलग अलग महिलाओं की भी कैटेगरी बनाई गई है, दास भी हैं, सती प्रथा, कुछ कोई लोग कह रहे हैं सती प्रथा है, कुछ कह रहे हैं सती प्रथा नहीं। ठीक है, तो ये अलग एक पहलू दिखता है। तो खैर इसमें हम लोग और ज्यादा कोई बात करने की जरूरत है नहीं। सामाजिक व्यवस्था, बाकी सबको सामाजिक व्यवस्था वही रहती है और उनमें कोई बदलाव नहीं होता। अब आ जाए धार्मिक चीजों की बात करें हम, चलो बता ही दो। जोड़ दे रहे हैं ना, धार्मिक समझा दे रहे हैं, संस्कृत के बारे में बात कर ले रहे हैं, धार्मिक हम लोग साथ साथ पढ़ते रहे हैं। धार्मिक चीजों की बात की हर, अगर हम देखें तो शुरुआत होती है ब्राह्मण
चंद चाणक्य ब्राह्मण होते हैं, लेकिन फाइनली लास्ट में आते आते चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं। फिर उनके बाद बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार साहब आजीवक संप्रदाय स्वीकार कर लेते हैं। फिर आते हैं अशोक, जो पहले शैव धर्मी थे, जैसा कि कल्लर साहब कहते हैं। फिर उन्होंने धीरे से बदल के कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो वो बौद्ध धर्मी हो गए उपगुप्त की सहायता से। उनके बाद संपीति आया, कुणाल आए। संपीति साहब जो आए, उन्होंने जैन धर्म फिर से अपना लिया। उन्होंने क्या अपना लिया? जैन धर्म अपना लिया। फिर उनके बाद दशरथ एक प्रसिद्ध हुए, उन्होंने फिर आजीवक संप्रदाय अपना लिया। यानी ये कहा जाए कि इनमें धार्मिक कट्टरता नहीं है, लेकिन शासक अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से मान रहे हैं। कोई किसी धर्म को स्वीकार कर लेता है, कोई किसी धर्म को। कारण क्या है? अगर धार्मिक कट्टरता होती तो मोस्टली ये देखा जाता कि शासक उसी धर्म को मानता अगला। ऐसा कहीं नहीं है। ना तो अशोक ने अपने किसी भी अभिलेख में ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बौद्ध धर्म स्वीकार करना ही अनिवार्य है, तो कहीं नहीं कहा गया। यानी धार्मिक रूप से सब क्या है? स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अशोक की एक पत्नी खुद ही शैव धर्मी थी। तो इस आधार पर हम कहें तो धार्मिक व्यवस्था इनकी कैसी थी? हाँ, मतलब धार्मिक व्यवस्था स्वतंत्र धार्मिक व्यवस्था वाले थे, जहां पर हर किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र था। अब आते थोड़ा सा पहलू सांस्कृतिक चीजों पर। सांस्कृतिक चीजें, बड़ा सांस्कृतिक जब भी वर्ड आता है तो संस्कृत में बहुत सारी चीजें आ जाती है। स्थापत्य कला हो गया, मूर्ति कला हो गया, ये सब चीजें। तो इन्हीं में सबसे पहले हम इनकी बात करें कला की। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला हमें कहां कहां देखने को मिलती है? जैसे उन्होंने कुछ स्तंभ बनवाए, स्तूप बनवाए, स्तंभ निर्माण, स्तंभ बनवाए, हाँ अभी समझ में आएगा। स्तूप बनवाए, स्तंभ बनवाए, स्तूप बनवाए, गुफाएं बनवाई, ये सब क्या है? स्थापत्य है। इमारतें बनी, इतना तक है कि इमारतों के लिए कह रहा कि 15 स्टेडिया एक दूरी होती थी। वो कह रहा कि मैगस्थनीज 15 स्टेडियम में फैला हुआ क्षेत्र था। कौन सा? पाटलिपुत्र नगर, उसी का ज्यादा वर्णन किया ना। और कहता है कि जो राजाओं का महल बना हुआ था वो लकड़ी का था, ज्यादातर लकड़ी का बना हुआ था। ये क्या? हाँ हाँ, तो ये पहले क्या था उस टाइम में महल, क्योंकि उस टाइम जंगल ज्यादा था, लकड़ी आसान थी, तो लकड़ियों के महल ज्यादा दिखे। उसने जिक्र भी किया कि बहुत बड़ा महल था चंद्रगुप्त का, और चंद्रगुप्त की एक खास बात थी कि वो एक कमरे में, एक दिन का दूसरे दिन दूसरे कमरे में ही सोता था। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका महल में कमरे भी ज्यादा थे, इसलिए ऐसा होता था कि कहीं कोई षड्यंत्र ना करे कि वहीं सो रहे होंगे, चलो आज तलवार लेके निपटाते हैं। तो इसलिए वो बदलते रहते थे, किसी को भी नहीं पता होता था कि आज कहाँ पिस्ता लगने वाला है इनका। दूसरा, इनको जहर भी हल्का हल्का खिलाया जाता था। तो जहर खिलाने के लिए भी था कि पहले तो भोजन जो भी बनाते थे वो चखते थे। अब आता मेन बात, स्तंभ। हम देखते तो स्तंभ निर्माण किए, बहुत सारे स्तंभ हमने पढ़े थे, लघु स्तंभ पढ़े थे, दीर्घ स्तंभ पढ़े थे। इन स्तंभों पे होता क्या था? जैसे एक पिलर बना, इस पिलर पर एक ऐसा बना दिया जिसे बोला इन्होंने मेखला। फिर यहां पर एक उल्टा कमल जैसे बनता है। देखो भगवान ने चाहा तो सही बन जाएगा, पहली बार बन रहा सही। अभी तक हम पढ़ाई कभी बनाए नहीं है। ये क्या बन गया? उल्टा कमल। उल्टा कमल बन गया। इसको आर्वांग मुखी कमल, उल्टा कमल जिसको बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये एक और पिलर टाइप का छोटा सा बन जाता था। इसके बाद ये एक, फिर ये बन जाती थी, इसको बोलते थे बेदी। और इस बेदी के ऊपर यहां पर कोई ना कोई आकृति बनती थी, खासकर ज्यादातर पशुओं की बनी है। ठीक, तो
ये वो कहलाता था दंड। ठीक, फिर मेखला, फिर अर्वांगमुखी कमल, फिर वेदी बनती थी। इस पे जो कह सकते हैं स्थल टाइप का था। इस स्थल के ऊपर कोई ना कोई पशु की आकृति बन जाती थी, वो घोड़ा बैल का जो भी बना हो। तो ये पिलर, इन पिलरों की एक और खास बात थी, ये पिलर जो थे वो बिल्कुल सेम थे, यानी ऊपर से नीचे तक कैसे थे, सेम टाइप के बने थे। या कुछ पिलरों को ऐसा देखा गया कि यहां पर थोड़े चौड़े हैं और ऊपर की तरफ थोड़े पतले हो गए, बैलेंसिंग के लिए होते हैं मोस्टली, पतले भी हो गए। दूसरा, इन पिलरों पर डिजाइन नहीं है, इन पिलरों को सपाट चिकना कर रखा गया है, शाइनिंग। तो ये अशोक के हमें क्या मिलते हैं, ऐसे स्तंभ मिलते हैं। हम इनकी तुलना जब ईरानी स्तंभों से करते हैं, तो जो ईरानी स्तंभ बनते थे, एक तो उनकी डिजाइन अलग थी। डिजाइन क्या थी, वो ऐसे बनते थे, नीचे की तरफ पतले, ऊपर थोड़े से मोटे, उल्टा। बैलेंस तो हो ही जाएगा, जमीन में वो कर दो। दूसरा, इनके पे तो धारियां बनाई जाती थी, जैसे नहीं देखते कोई पिलर बना उसमें लाइनिंग कर दी, खींच दी गई, इनमें धारियां टाइप की मिलती हैं। दूसरा, इनके पिलर एक ही पत्थर को ये सब काट के बनाए जाते थे, एकास्मक होते थे, मोनोलिथ, सब मोनोलिथ होते थे, नहीं एक ही पत्थर को काट के बनाए गए। इनके क्या होते थे, जोड़ जोड़ के बनाए जाते थे, ऊपर जो भी बनाया जाए। ठीक। तो दूसरी चीज, एक और खास बात, ये जो अपना यूज किया गया, ये सब लाल बलुआ पत्थर के हैं। रेड स्टोन जो होता है, रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन कौन सा, जो अपना इधर झांसी झांसी इधर तरफ मिलता है, विंध्याचल वाली रेंज में, सब लाल बलुआ पत्थर। देखिए ना, जैसे कभी देखा हो तुमने लाल किला, वो पत्थर जो रेड रेड कलर का होता है, लाल। तो ये सब एकास्मक होते थे, पहली चीज मोनोलिथ। मोनोलिथ, मोनोलिथ जानते हो क्या होते हैं, यानी एक ही पत्थर से जो बनाया जाए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। यहां पर तो ये डिफरेंस मिलता है, तभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं, हमने पहले बनाने स्तंभ की बनाना प्रारंभ किए, ईरानियों ने बाद में किए। हाँ, ये पूरे एक साथ बनाए जाते थे। तो ये हमारे नेक्स्ट बात आती थी स्तूपों की। स्तूपों का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिला, और ऋग्वेद के बाद ये ऋग्वेद में किसी भी राजा के मृत्यु के बाद या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके स्थान पर टीले बनाए जाते थे मिट्टी के, उनको स्तूप कहा गया, मिट्टी के टीलों को। फिर क्या हुआ, जब बुद्ध मरने वाले थे तो बुद्ध ने कहा कि जैसे राजश्री राजाओं के लिए बड़े बड़े स्तूप बनाए जाते हैं आनंद से, वैसे ही मेरी मृत्यु पर भी स्तूप बनाए जाए। तो भाई उनके लिए भी बनने लगे। तो स्तूप फेमस केवल बौद्ध काल के ज्यादा हुए, क्योंकि बौद्ध काल में क्या हुआ, उनकी पक्की ईंटें भी उपयोग की जाने लगी। और तो अशोक के समय स्तूपों का बहुत ज्यादा निर्माण हुआ। स्तूपों का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको भी समझ लें हम। ये तो बन गया वो घर वाला कटोरा, कटोरा नहीं होता, कटोरी कटोरा वाला, तो ये बन गया कटोरा टाइप का। ठीक। अब इस कटोरे में ऊपर ये ऐसा बनता था, एक ऐसे करके बना दिया। अब इसके ऊपर भी एक छोटा सा बना देते थे, और इसके ऊपर एक दंड टाइप बना दिया गया। अब आते हैं नीचे की तरफ। कुछ स्तूपों में क्या किया गया कि इसके आसपास, ये अगर मान ले तो एक अंदर गया है, एक रास्ता बनाया गया परिक्रमा करने के लिए। ठीक। एक कहीं कहीं पे दो भी मिलते हैं, कहीं कहीं पे एक मिलता है, कहीं कहीं पे दो मिलते हैं, एक आगे ऊपर की तरफ है फिर और नीचे। और इसके चारों ओर बाउंड्री, क्या बन गई, बाउंड्री। ठीक। और बाउंड्री में चारों ओर क्या बन गए, गेट। ये सब गेट हो गए। तो ये गेट बन गए भाई। अब देखो समझ लें पूरी बात, जो जो एक बाउंड्री होती है चार दीवारी, इसको कहा गया वेदिका। अच्छा बताया था। अच्छा
चलो, उसमें बताया, बुद्ध वाले में बताया होगा थोड़ा बहुत। ये होते थे क्या, गेट, इनको कहा जाता था तोरण। हाँ गेट को, हाँ गेट को क्या बोला जाता है, तोरण। ठीक। ये जो पथ होता था, जो परिक्रमा पथ होता था, इसको प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा के लिए होता था। ये क्या हो गए, गेट। ये क्या हो गया, परिक्रमा पथ। ठीक। ये हो गया, ये जो कटोरे वाला भाग है, इसको बोला जाता था अंड। ठीक, अंड बोला गया। ये वाला जो ऊपर, इसके ऊपर भाग था, इसको बोला गया हर्मिका। हाँ, यानी जो अवशेष होते थे वो यहीं रखे जाते थे, अवशेष रखने का स्थान था ये। ये अवशेष रखने का स्थान होता था हर्मिका। इसके ऊपर ये ऐति बोली गई, इसका कोई खास यूज नहीं है, केवल नाम के तौर पर है। ये जो बना होता था टावर तरीके ऊपर, इसको छत्र बोला जाता है। मतलब ऊपर ऐसे बना दिया छत्र टाइप का, छत्र। तो ये हमें स्ट्रक्चर मिलता है किसका, स्तूपों का। अब ऐसे कई सारे स्तूप बने, जैसे अशोक ने तो दिव्य वदान के अनुसार 84,000 बना दिए थे। ठीक, लेकिन हमें कुछ, जैसे सांची में स्तूप मिलता है। सांची में वैसे 3 स्तूप है, सांची स्तूप में 3 है। खैर, सांची में स्तूप अशोक ने बनवाया मिलता है। सारनाथ में 3 थे, 2 के अवशेष है, 1 का गायब है। धर्मराज का और धम्मेक। ठीक, एक मिलता है, 2 खत्म है। एक तो भी बना है, दिखता है, दूसरा एक के अवशेष दिखते हैं, पड़े हैं। सारनाथ में थे, पीपर हवा में था। ठीक, अमरावती में बनवाया। अमरावती में स्तूप निर्माण कराए। भरहुत में कराया। यानी ये इतने स्तूप, और भी बहुत सारे स्तूप हैं, केवल हम अभी जनरल नेम्स की बात कर रहे हैं। तो ये सब, अब स्तूपों का आकार क्या था, इनका आकार क्या, स्तंभ क्या था, गुफाओं की बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक, तो अब इनके थोड़े थोड़े से 2-3-4 वर्ड लिख लें, और फिर हम चाहे अगर फिगर बना सकते हो, देखो अगर फिगर बना सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। कोई कलर दूसरा है ही नहीं, आज मेरे जेब में भी कोई ऐसा मार्कर नहीं जो कलर चेंज कर देना है। तो बात समझ गए। एक तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अगर फिगर बना के समझ ले रहे हो तो सबसे इजी हो जाएगा, क्योंकि इससे, इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका है कि क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था। क्लियर। हर्मिका, यति, छत्र। छत्र क्या है, छत्र, छत्र सबसे ऊपरी भाग होता है। देखो कुछ ऐसे नॉर्मल पॉइंट बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ ले, देखो इधर 1 मिनट सुन लो बस। तोरण, प्रवेश द्वार जो चारों ओर बनाए जाते थे। प्रदक्षिणा पथ, परिक्रमा मार्ग। जो चार दीवारी बाउंड्री बनाई जाती थी उसको क्या कहा गया, वेदिका। जो ये उल्टे कटोरे के समान या अर्ध गोलाकार जो भाग होता था उसको क्या कहा गया, अंड। यानी उल्टे कटोरे के समान आकृति। आकृति, उसको अंड। हर्मिका, ऐसा स्थान जहां पर अवशेष रखे जाते थे, उसको क्या कहा गया, हर्मिका। और ऐसी जगह उस हर्मिका के ऊपर वाला भाग को यति कहा ही दिया गया, और सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा गया, छत्र। तो ये हमें मिलते हैं स्तूप। स्तूप के बारे में 2 लाइन और लिखेंगे ऐतिहासिक परिदृश्य में। क्या लिखे हो, पहले पहले क्या लिख रहे हो, पहले बताओ। उसमें हम 2 स्तूप,
दो दो स्तंभ, स्तंभ के कुछ एक दो पॉइंट लिख लो, फिर हम लिखवा दे रहे हैं। एक दो पॉइंट लिख लो, लेकिन फिर बनाने के लिए आराम से बना सकते हो। देखो, स्तूपों का निर्माण निर्माण एकास्मक या मोनोलिथ स्तंभ, लिख लो, स्तंभों का निर्माण मोनोलिथ या एकास्मक मोनोलिथ या एकास्मक लाल बलुआ पत्थर से किया जाता था। अगला एक पॉइंट और लिखना, इनके सबसे ऊपरी भाग पर इनके सबसे ऊपरी भाग पर पशुओं की आकृति प्राप्त होती है। सबसे ऊपरी भाग पर क्या मिलती है? पशुओं की आकृति प्राप्त होती है। देखो, दंड वाले भाग पर पर चमक उत्पन्न की जाती थी। मतलब उसको क्या कर देते थे? घिस देते थे, जिससे उसमें क्या आ जाएगी? चमक क्रिएट हो जाती थी। भाग पर क्या होता था? चमक उत्पन्न की जाती थी घिस के। अब देखो, इसमें एक और खास बात कि कहीं कहीं पर स्तंभों में कुछ लिखा है, कहीं कहीं पे नहीं लिखा गया। तो कुछ ऐसे इनमें कुछ एक दो पॉइंट, एक दो स्तंभ लिखो, नाम लिखो, जिनमें ऊपर क्या क्या आकृति है। एक दो लिखने केवल बस, जिनमें तुम्हें पता रहे। देखो, रामपुरवा, इसके शीर्ष पे कौन सा है? बैल। बैल। अगला पॉइंट लिख लो भाई, संकिसा। संकिसा, संकिसा में क्या है? हाथी, गज। संकिसा में क्या है? गज, हाथी। और लिखो, लेख युक्त रामपुरवा अभिलेख, लेख युक्त रामपुरवा अभिलेख। उसमें किसका मिलता है? मयूर। वो बिना लेख युक्त है। हाँ, ये लिखित वाला, पहला अलिखित वाला था, अलिखित, ये लिखित वाला है। दो मिले हैं ना वहां पर। लिख लिया? चलो, बस इतना ही, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लिखने की। अब ये लिख लेना, दो लाइन अभी हम लिख देना है। चलो फिर तुम्हारे काम का। अगर हम स्तूपों की बात करें, जगह हटा दे रही है। अगर हम स्तूपों की बात करें, देखो, स्तूपों का सर्वप्रथम उल्लेख, पहली बार इनका जो वर्णन मिला वो कहां मिला? ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ये क्या थे? अर्थ क्या होता है? टीला। अर्थ क्या होता है? टीला। कब किसे बनाए जाते थे? राजाओं या प्रसिद्ध व्यक्तियों के व्रत पर। व्यक्ति के मृत्यु स्थान पर।
ठीक। अब एक मिनट सुन लो बस। गौतम बुद्ध ने आनंद से अपनी मृत्यु के बाद क्या बनाने की बात कही थी? स्तूप। यानी बुद्ध ने आनंद से, मृत्यु के बाद स्तूप बनाने को कहा, के बाद स्तूप निर्माण के लिए कहा। क्लियर बात? चिता के स्थान पर जो बनते थे उनको क्या कहा गया? चैत्य स्तूप। उनको क्या कहा गया है? चैत्य स्तूप। एक पॉइंट और लिख लो, खैर वो हम बाद में लिखाएंगे, छोड़ो। समझ गए? इन्होंने कहा स्तूप बनवाए? सारनाथ में। सारनाथ में स्तूप का जो नाम मिलता है, ये तो सांची आची इसी नाम से मिल जाते हैं। सारनाथ में स्तूप का नाम क्या है? धम्मेक, और दूसरा धर्मराजिका। बाकी सब उसी नाम से। देखो क्लियर बात हो गई? इतनी चीजें हैं जो आपको क्या करनी है? बनानी है, अपना लिख लेना है। हमने सारे डिटेल बता दिए हैं, केवल क्या बचा है? इनके लिखने की बात बची है, और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं बची हुई है। हाँ, भरहुत। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल तब भी आएगा जब हम शुंग वंश की बात करेंगे, और जब हम शुंग वंश की बात करेंगे ना, तब हम इनमें थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा ऐड करा देंगे, तो वहां तुम्हें और समझ में आएगा। अमरावती स्तूप की बात हम सातवाहन में एक बार फिर करेंगे, तो वहां पर फिर हम बता देंगे थोड़ा सा इनको। बताओ, क्लियर सब? चलो भाई।